Hello students, in this video we'll discuss chapter number 12, National Movement Fulfillment. Student, in this video we'll talk about various national movement which leads to freedom. हम बहुत सारी national movement को discuss करेंगे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिल गई. स्टूडेंट्स, जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी वो एक मास मूवमेंट किसकी लीडरशिप में बनी बच्चा? मोहनदास करमचंद गांधी की लीडरशिप में बनी. ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे पैचेस में सब लोग अपने हिसाब से लड़ाइयाँ कर रहे थे, अपने मूव्स ले रहे थे. बट जब से मोहनदास करमचंद गांधी फुल फ्लेजेड वे में नेशनल मूवमेंट में एंटर हुए, उसके बाद से जो नेशनल मूवमेंट था वो एक मास मूवमेंट बन गया. सो डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी का इंट्रोडक्शन तो आप सबको पता होगा. मुझे नहीं लगता गांधी जी कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें नहीं है. हिस्ट्री में है, संस्कृत में है, हिंदी में भी एक चैप्टर होता है, इंग्लिश में आपको ऐसे लिखा दिया जाता है गांधी जी पे. कई बार लिटरेचर में भी गांधी जी होते हैं. तो इंट्रोडक्शन तो आप सबको पता ही होगा कि गांधी जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? पोरबंदर में हुआ है. पोरबंदर कहाँ पर? गुजरात में. किस डेट को हुआ है? 2 अक्टूबर को. और हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं ना 2 अक्टूबर को, हॉलीडे, घर में एंजॉय करते हैं. कब हुआ? किस ईयर में? 1869 में. जब वो अपने लॉ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए डरबन में थे. डरबन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के डरबन में प्रैक्टिस करने गए. कहाँ? गांधी जी. किस चीज की प्रैक्टिस? लॉ. ठीक है, बहुत सारे लोगों से पूछो कि गांधी जी पढ़ने कहाँ गए थे तो सब लोग बोलते हैं फट से साउथ अफ्रीका. नहीं बच्चा, साउथ अफ्रीका वो प्रैक्टिस करने गए थे, पढ़ने तो वो इंग्लैंड गए थे. ठीक है, उन्होंने उनका जो बैरिस्टर की जो एजुकेशन है, लॉयर जो एजुकेशन है, लॉ है, वो उन्होंने लॉ की एजुकेशन उन्होंने इंग्लैंड से ली है. उसको प्रैक्टिस करने कहाँ पहुंचे थे? वो डरबन, जो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है. फिर वहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली इंडियंस के लिए, बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए क्या किए? मूवमेंट्स लॉन्च किए. अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ पर था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. बेटा, हम लोग होते हैं कलर्ड पीपल, कोई वाइट होगा, कोई ब्लैक होगा, कोई क्या बोलते हैं ब्रिटिश कलर का होगा. तो इस तरीके से हम लोगों को वो लोग क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीका में? कलर्ड पीपल. तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, स्किन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इंडियंस के साथ प्रैक्टिस होता था. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में. तो गांधी जी ने वहाँ पर एक यूनिक मेथड निकाली फाइट करने की, जिसे कहा गया सत्याग्रह. A compound of word Satya and Agraha. Satya means truth and Agraha means holding fast. Holding fight नहीं, holding fast. उपवास रखना, holding fast and सत्य मतलब truth. ठीक, कोई बात. तो सत्याग्रह एक न्यू टाइप ऑफ मेथड फॉर प्रोटेस्ट established by और जनरेटेड बाय हूँ? महात्मा गांधी. ये देखो, ये रहे हमारे गांधी जी. अटॉर्नी M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी क्या बने बच्चा? अटॉर्नी. और ये जो सत्याग्रह था ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता था? नॉन वायलेंट, नॉन कॉपरेशन. हम किसी के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे, पर नॉन वायलेंटली, वायलेंस नहीं करना है. इसको हम पैसिव रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं. तो सत्याग्रह बेस करता है किस प्रिंसिपल पे? नॉन वायलेंट और नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन पे, जिसे ही आप पैसिव रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं. गांधी जी फिलॉसफी वॉज टू रेसिस्ट एविल. गांधी जी की फिलॉसफी थी एविल को रेसिस्ट करना है, बुराइयों को खत्म करना है, बुराई करने वाले को नहीं. विदाउट हेटिंग द एविल डॉयर. एविल डॉयर मतलब जो जो उल्टा काम, गलत काम कर रहा है, उससे घृणा, उससे नफरत नहीं करो. जो बुरा काम उसने किया है वो जरूर बुरा हो सकता है, पर वो व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, उसको हम ठीक कर सकते हैं. ऐसा गांधी जी का कहना था. ऑल इन ऑल हिंदी में इसको बोलते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं. ओके. गांधीजी's philosophy was to resist evil without hating the evil doer. बुराई बुरी है, पर एविल डॉयर मतलब वो व्यक्ति जो कर रहा है वो बुरा नहीं होगा. वो एक टाइम के बाद आप उसको काउंसिल करो, ठीक हो जाएगा.
गांधी जी डरबन साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आ गए? 1915 में। कब आगे बच्चा? 1915 में। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया। कहाँ पर बनाया? अहमदाबाद में। हेयर ही स्पन yarn ऑन द चरखा, वहां पर वो चरखे पे यान को स्पन करते थे। और वो खादी टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। वो देखो, पहले तो यान स्पिन करते, धागा बनाते, फिर धागे से खादी बनाते और सेल्फ रिलायंस के आइडिया को प्रमोट करते कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद सब कुछ अपने लिए करना है। गांधी जी ने सक्सेसफुल सत्याग्रह कैंपेन किए। किसके लिए? इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए। ठीक है। चंपारण कहाँ पर है बच्चा? बिहार में। बिहार के चंपारण के जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, इंडिगो कल्टीवेटर्स किसको बोलते हैं बच्चा? तुम लोगों ने वो देखा होगा ना, आया नया उजाला चार बूंदों वाला नील, जो हम व्हाइट कपड़ों को देते हैं ना। नील डाय क्या बोलते हो हम तो? नील हम क्या बोलते हैं? नील करना ही कहते हैं हम तो। इंडिगो मतलब नील, जो व्हाइट कपड़ों को हम और शाइनी बनाने के लिए करते हैं ना। उजाला का ऐड देख लेना। वो इंडिगो कल्टीवेशन जो नील की खेती करते थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। किससे? ब्रिटिशर्स थे। कहाँ पर? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। तो उनको सपोर्ट किया और सक्सेसफुल भी रहे। फिर अहमदाबाद में मिल वर्कर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि उनको लॉन्ग आवर्स वर्क करना पड़ता था और उसके बाद पे बहुत कम मिलता था। तो उनको भी सपोर्ट किया गांधी जी ने। फिर खेड़ा के पीजेंट्स की ये डिमांड थी कि इस साल हमारी क्रॉप फेलियर हो गई है भाई। पेंडेमिक भी है, एक बहुत प्लेग आ गया था वहाँ पर, और ऊपर से जो क्रॉप थी वो भी फेल कर गई थी। तो खेड़ा के जो किसान थे वो चाहते थे कि इस साल हमसे लगान ना वसूला जाए, मतलब इस साल हमसे टैक्स ना लिया जाए। इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनको भी सपोर्ट किया गांधी जी ने, और ये भी सक्सेसफुल रहा। ये जो कैंपेन थे, इन्होंने गांधी जी को ओवरऑल पूरी कंट्री में क्या दिलाई बच्चा? रिस्पेक्ट दिला दी। जो यंग नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी इन्हीं कैंपेन्स को ज्वाइन किया। इसी इसी पैरेलल टाइम में वो कौन कौन थे बच्चा? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। मतलब अब गांधी जी के पास दो यूथ और आ गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। वो थे राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने कंबाइन किया पॉलिटिकल एजिटेशन विद अ कंटिन्यूअस कैंपेन अगेंस्ट सोशल एविल। गांधी जी का मानना था कि पॉलिटिकल एजिटेशन तो ज़रूरी है ही, कंट्री से ब्रिटिशर्स को तो बाहर फेंकना ही है, पर इसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी बहुत सारे सोशल लेवल्स हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इसको टच करना है, ये ऊंची जात है, ये नीची जात है। अल्कोहलिज्म मतलब लोग दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, और फिर अपनी वाइफ को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, कभी यहाँ पढ़े हैं, कभी वहाँ पढ़े हैं। इसको भी दूर करना है सोसाइटी से। और इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन। इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन मतलब औरतों के साथ जो गलत व्यवहार होता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम थी, इनको भी गांधी जी पैरेलली पॉलिटिकल एजुटेशन, आज़ादी की लड़ाई जो ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ पैरेलल ये अनटचेबिलिटी से, अल्कोहलिज्म से, इल ट्रीटमेंट से भी लड़ रहे थे। बेटा अब गांधी जी ने ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके ही मास मूवमेंट स्टार्ट किए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था नटल कांग्रेस। ठीक है, क्या थी नटल कांग्रेस? ये किसने बनाई? गांधी जी ने बनाई। तो जो नटल कांग्रेस थी, नटल इंडियन कांग्रेस थी, वो 1894 में स्टार्ट की गांधी जी ने। किसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेटल और नटल कांग्रेस बनाने वाले थे गांधी जी। ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1894 में, और इसका मेन काम था डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करना। कहाँ पर बनी है? साउथ अफ्रीका में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखा कि गांधी जी चंपारण में सक्सेसफुल हो गए, खेड़ा गुजरात में सक्सेसफुल हुए, और कहाँ पर सक्सेसफुल हुए? अहमदाबाद गुजरात में भी सक्सेसफुल हुए। तो लोगों का कॉन्फिडेंस गांधी जी के टुवर्ड्स बढ़ता जा रहा था। गांधी जी की सक्सेस को देखिए, कॉमन लोगों का ऐसा बिलीव हो गया था कि यही सेवियर है, यही हमारे मसीहा है, यही हमारी मिस्ट्रीज को दूर करेंगे, ये जो ऑपरेसिव ब्रिटिशर्स हैं इनको यहाँ से भगा देंगे। कुछ लोग तो गांधी जी को लॉर्ड राम से कंपेयर करने लगे थे। जो रामायण आप लोगों ने अभी कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा देखी होगी ना, लोगों का मानना था कि
रामायण में जो राम थे उन्होंने रावण को, एवल रावण को मारा था, वैसे ही गांधी जी भी भाई ये ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और हमें सेव कर लेंगे, हमारे लिए मिजरीज को दूर कर देंगे। और कुछ इनको साधु सेज कहते थे, ठीक है, और कुछ लोग तो इतने डेडिकेटेड, इतने डिवोटी बन गए थे कि वो इनके लिए कुछ भी करने को रेडी थे। नाउ रोलैट एक्ट, जो ब्रिटिश थे उन्होंने रोलैट एक्ट पास किया 1990 में। अच्छा, इस रोलैट एक्ट की भी कहानी है, वो कहानी मैं थोड़ी सी बता दूं आपको कि 1914 से 1918 तक चला वर्ल्ड वॉर वन। ब्रिटिशर्स को जब लगने लगा कि हम हारने वाले हैं, हमारे पास आर्मी बहुत बड़ी नहीं है, तो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को बोला, मतलब गांधी जी को बोला कि आप इंडियन सोल्जर्स को परस्यू करें कि वो हमारे साइड से लड़ें, और अगर हम जीत जाते हैं वर्ल्ड वॉर वन तो हम आपको दे देंगे आज़ादी, फ्रीडम। ये बात से सोल्जर्स भी खुश, गांधी जी भी खुश, इनको लगा कि भाई ब्रिटिशर्स हमें आज़ादी दे देंगे, बेटर है कि हम लड़ लेते हैं ब्रिटिशर्स की साइड से, हमारे सोल्जर्स लड़े। तो 18 में जब वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटेन जीत गया तो उसको ये डर लगा रहा कि ऐसा ना हो कि अब इंडिया में ये लोग बोले अब हमें आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो, हमारे तो वैसे ही इतने लॉसेस हो गए वर्ल्ड वॉर वन में, अगर हम भारत को और आज़ाद कर देंगे तो हमारे और इनकम टैक्स, मतलब जो रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में इंडिया से आ रहा था वो नहीं आएगा, इंडिया के वास्ट रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इस डर के कारण उन्होंने 1990 में रोलैक्ट एक्ट लगा दिया। ये इतना रिप्रेसिव, इतना अनजस्ट था कि क्या बताए बच्चा। ऐसा होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर्स में उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पर पर ये जो रिलैक्ट एक्ट था इसमें आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्ट विदाउट वारंट। गवर्नमेंट इज एम्पावरिंग that you can arrest without warrant and imprison without trial, and not for a 1 month, 2 month, 3 month, 2 years without trial। आपको आज गिरफ्तार कर लेंगे तो 2 साल तक तो आपका ट्रायल ही नहीं होगा। इट मीन्स जो अनजस्ट का जो स्क्वायर कोई जो भी लगा दो वैसा लॉ था रोलैक्ट एक्ट, ठीक है बात। अगेन लिसन वेरी केयरफुली, दीज लॉ रेस्ट्रिक्टेड द पीपल्स फ्रीडम। इस एक्ट ने लोगों की फ्रीडम को बिल्कुल खत्म कर दिया। बाय एम्पावरिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पावर देखिए कि तुम किसी को भी अरेस्ट कर लो, उसको जेल में डाल दो, उसका ट्रायल भी मत लो। इट वॉज ब्रांडेड एज ब्लैक एक्ट, इसको हिस्ट्री में ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने बोला भाई या तो आप ये रोलैक्ट एक्ट वापस ले लो, और नहीं लोगे तो मैं पूरे इंडिया वाइड हड़ताल करूंगा, एंटी रोलैक्ट सत्याग्रह स्टार्ट कर दूंगा। और फिर उसने इंडियंस को बुलाया, कॉल किया कि हम 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, फास्टिंग, प्रेयर करेंगे, फास्टिंग करेंगे, हड़ताल करेंगे। कब? 6 अप्रैल 1990 को। सत्याग्रह सभाज होने लगी, लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करने लगे, पर ये सब कुछ किस वे में होना चाहिए? नॉन वायलेंट। गांधी जी का पूरा जोर था, पूरा फोकस था कि वायलेंस ना हो। And non-violent strike and demonstration against act, गांधी जी's call received widespread response। और पूरे इंडिया से रिस्पॉन्स आने लगा टुवर्ड्स गांधी जी's डिमांड टू ऑब्जर्व हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1990। जलियांवाला बाग मसाकर। अब जलियांवाला बाग मसाकर पढ़े हम तो पहले कहानी सुन लो। देखो ऐसा सुनते जाना, सिर्फ प्यार से, जितना आ जाए ठीक है, नहीं आए ठीक है। एक एक गार्डन था, एक बाग था जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, ठीक है। अब इस गार्डन की एक और बुरी बात थी कि इसमें एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट थी, मतलब इसी दरवाजे से अंदर आ सकते हो, इसी से बाहर जा सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग मीटिंग करने आए, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मीटिंग करने नहीं आए थे, ये वैसाखी फेयर को मनाने आए थे। पर जनरल डायर को, क्योंकि बैन लगा हुआ था, पब्लिक मीटिंग्स पे बैन लगा हुआ था, कर्फ्यू था, लोग साथ में नहीं रह सकते, फिर भी इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, ऐसा स्टोरी के फॉर्म में समझो। तो ये आए कौन? जनरल डायर। किसको लेके आए? हमारे गुरखा रेजिमेंट और पठान रेजिमेंट को। इस गेट को किया लॉक, बड़ा सा ताला लगा दिया, और यहाँ पर की ओपन फायरिंग, किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वुंडेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं देखा, सबको मार मार के वो चले गए। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग मसाकर। अब अगर हम रीजन की बात करें तो हुआ क्या, शुरू से समझो। जलियांवाला बाग मसाकर, अमृतसर में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, एक थे सैफुद्दीन की चिलेब और दूसरे थे सत्यपाल।
इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि भैया सरकार ने पब्लिक मीटिंग को भी बैन कर रखा है ना? तो जो लोग थे अमृतसर के, वो एक मीटिंग के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए 13 अप्रैल 1990 को। कुछ बुक ये भी रेफरेंस देती हैं कि ये मीटिंग करने नहीं आए थे, ये बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे। पर ठीक है, हमारी बुक बोल रही है तो हम यही पढ़ेंगे कि जलियांवाला बाग वो आए, मीटिंग के लिए आए। कब आए? 13 अप्रैल 1990 को, विच हैपन टू बी द डे ऑफ बैसाखी फेस्टिवल। और यही क्या था? बैसाखी फेस्टिवल का भी दिन था। जनरल डायर जो मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के मिलिट्री कमांडर कौन थे? जनरल डायर। उन्होंने पार्क की जो नैरो एग्जिट थी उसको ब्लॉक किया, ऑर्डर किया इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग के, चलाओ गोली, कोई बचना नहीं चाहिए, मार दो। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, 100 से ज्यादा लोग मर गए। पूरा नेशन स्तब्ध रह गया, स्टंड रह गया, ये सोच के कि भाई ऐसा भी हो सकता है, बच्चे औरतें बूढ़े सबको मार दिया इन्होंने तो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोल दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड का टाइटल दिया था, उन्होंने उसको रिनाउंस कर दिया, वापस कर दिया। ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया इसके बदले में पंजाब में। जो प्रोटेस्टर थे उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाने लगा। बहुत सारे जो हमारे प्रोटेस्टर थे उनको जेल में डाल दिया गया। कुछ लोगों को तो डेथ तक दे दी गई। कब? आफ्टर दिस इवेंट। नाउ खिलाफत मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटेन ने इम्पोज की ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑन द रूलर ऑफ टर्की। देखो, वर्ल्ड वॉर वन में हारने वाले थे ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर एंड जर्मन एम्पायर। तो ये जो हारने वाली 3 कंट्रीज थी, इनके साथ ट्रीटी साइन की किसने? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए ने। ठीक है, ये ट्रीटी, तीनों ही ट्रीटी बहुत ही हैरासिंग थी। एक ट्रीटी जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल है वो आप लोग पढ़ोगे आपके क्लास 9th में, पूरा नाजिज्म हिटलर वाला जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें बहुत डिटेल में पढ़ोगे। पर ऐसी ही एक हरासिंग ट्रीटी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए ने किसके साथ भी साइन की? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर करंट डे का क्या है बच्चा? टर्की, मॉडर्न डे टर्की वाज ऑटोमन एम्पायर ऑफ दैट टाइम। तो ऐसा बोला कि जो रूलर हैं टर्की के, जिनको कैलिफ भी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं खलीफा, कैलिफ ऑफ इस्लाम, और उसके लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी आने वाली थी। ऐसा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सबको पता चला। इससे इंडियन मुस्लिम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम रहते थे उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि हमारे कैलिफ जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए रूल्स रेगुलेशन लिखते हैं उनके ऊपर आप इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन कराओगे। तो इंडिया के भी, पूरी दुनिया के भी मुस्लिम नाराज हुए। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। अब देखो, कैलिफ इंग्लिश वर्ड है, इसी का हिंदी वर्ड होता है खलीफा। ठीक है, 1990 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की और इसको स्टार्ट करने वाले 2 लीडर थे, उनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली ने क्या भी बोलते हैं, अली ब्रदर्स। अबुल कलाम आज़ाद, तिलक गांधी जी ने भी खिलाफत एक्टिविस्ट को ज्वाइन किया। ठीक है, गांधी जी तो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एसोसिएट हो जाएं। बाल गंगाधर तिलक भी आए, गांधी जी भी आए और खिलाफत एक्टिविस्ट में शामिल हो गए। हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने साथ में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया। एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच सून फॉलोड। और इसी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आ गई। अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे बच्चा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चलेगी। 1920 में स्टार्ट होगी और 22 तक चलेगी। 1 अगस्त 1920 जी को गांधी जी ने कॉल किया सारे इंडियंस के लिए कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे टू रेड्रेस द रॉन्ग डन इन पंजाब एंड टर्की। जो भी कुछ गलत इन लोगों ने पंजाब जलियांवाला बाग मसाकर में किया है, जो भी कुछ गलत ये टर्की के साथ कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में उसको रेड्रेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। और इसी दिन में बच्चा तिलक एक्सपायर्ड हो जाते हैं। ऑन द सेम डे तिलक एक्सपायर्ड, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में कौन एक्सपायर हो जाते हैं? किसकी डेथ हो जाती है? तिलक की। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो। क्या बात सुनाने वाली हूँ मैं? कुछ तो सुनाने वाली थी। हाँ, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसका आइडिया आपको मिलेगा गांधी जी की बुक हिंद स्वराज इंडिया होम रूल, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। इस बुक में उन्होंने बेटा लिखा है कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं बिकॉज
वी आर कोऑपरेटिंग विद देम, हम हमेशा उनके साथ कोऑपरेट करते जा रहे हैं। जब झांसी की रानी ब्रिटिशर्स से लड़ रही हैं तो मराठा सिंधियास किसको कंट्रोल कर रहे हैं, किसको कोऑपरेट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को। ऐसे ही जैसे सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तो मीर जाफर किसको सपोर्ट करें, अंग्रेजों को। तो गांधी जी यही कह रहे हैं अपनी बुक हिंदू स्वराज में, जो उन्होंने 1909 में लिखी, कि ब्रिटिश पता है क्यों हमारे ऊपर रूल कर पाए, क्योंकि हम उनको कोऑपरेट कर रहे थे। अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें तो एक ही साल में भैया ब्रिटिश हमें छोड़ के चले जाएंगे। चलो फिर से सुनो। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने सबको बुलाया, चलो आओ आओ भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। अब क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम क्यों कर रहे हैं, टू रिड्रेस पंजाब एंड टर्कीज रॉन्ग डन, जो भी गलत यहाँ पर हुआ उसके लिए हम कर रहे हैं। और बेटा 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर कांग्रेस का सेशन होगा, कहाँ पर हो रहा है कांग्रेस का सेशन, नागपुर में। पहले नागपुर सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था, मतलब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आता था, मतलब मेरे मध्य प्रदेश के अंदर आता था। अब आपका जो भी स्टेट है वो देख लें। फिर बाद में किसको मिल गया, महाराष्ट्र को मिल गया। तो 1920 में जो नागपुर है उसमें कांग्रेस का सेशन हुआ। कांग्रेस ने ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी को अपॉइंट किया कि भाई अब साल भर में एक दो मूवमेंट नहीं, पूरा साल ही अब हमको काम करना है। कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी वो ओपन हो गई सबके लिए, जितने भी मैन है विमेन है जो अपनी इच्छा से इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी एज 21 से ज़्यादा है, वो एक नॉमिनल एनुअल फीस देंगे, जिसको हम बोलते हैं 4 आना 25 पैसे, 25 पैसे 4 आना, 4 आना बोलते थे इसको, 4 आना 4 आना 25 पैसा आप दो और कांग्रेस की मेंबरशिप ले लो। और 4 आना मतलब जो 25 पैसा आप दे रहे हो, दिस इज नॉट फॉर अ ईयर, अ मंथ और 2 मंथ और अ क्वार्टर, दिस इज फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, चलो। तो कांग्रेस ने डिफाइन किया उसके गोल को कि भाई अब हमें स्वराज चाहिए, खुद का रूल, स्वराज मतलब अब हम राज करेंगे स्व, खुद से, ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए। which was to be achieved through boycott combined with a constructive program। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी करेंगे, बाइकआउट मूवमेंट भी चलाएंगे, और इस तरीके से कांग्रेस ने मन बना लिया भाई अब तो हमें स्वराज ही चाहिए ना बॉयकॉट। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। गांधी जी ने बोला बच्चा जो भी आप ब्रिटिश गुड यूज़ कर रहे हो उसको बॉयकॉट करो, उसको यूज़ करना बंद कर दो, भले ही वो लेजिस्लेचर हो, कोर्ट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, नहीं तो आप ब्रिटिश रॉन्ड कोर्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्कूल कॉलेजेस या लेजिस्लेचर, आपको कहीं नहीं जाना है। ब्रिटिश ने जो जो आपको टाइटल्स ऑनर्स दिए हैं उन्हें रिनाउंस कर दो, वापस कर दो। फॉरेन गुड्स को बड़े बड़े बोन फायर में जला दो। बहुत सारे रिनाउंड लीडर जैसे CR दास, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, C गोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, अब देखो क्या बोला, कोच को भी अब बाइकआउट करो। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, C गोपालाचार्य, चक्रवर्ती गोपालाचार्य, CR दास, मोतीलाल नेहरू, गैव अप, इन्होंने क्या गैव अप कर दिया, अपने करियर को ही छोड़ दिया। और भैया इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। जो कांग्रेस थी उसने बोला हम काउंसिल इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, जाओ, हमें तो आपके साथ कोऑपरेट करना ही नहीं है। नाउ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कांग्रेस ने बच्चा प्रमोट किया कॉटेज इंडस्ट्री को और नेशनल एजुकेशन को, हमारे अपने एजुकेशन को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस टाइम में सेटअप हुए, क्या क्या, काशी विद्यापीठ आया, बिहार विद्यापीठ आया और जामिया मिलिया अलीगढ़। तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तो अभी भी है, अभी 1 डेढ़ साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, पर ठीक है अभी भी। काशी विद्यापीठ है अभी, बिहार विद्यापीठ है और जामिया मिलिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में आता था कि भैया कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाओ, ये एजुकेशन पे फोकस करो। सोशलिज्म एंड कांग्रेस, सोशलिज्म का एम होता है एक ऐसी सोसाइटी बनाए बच्चा जहाँ भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सबको। तो आफ्टर अ सक्सेसफुल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, रशिया में एक बहुत ही सक्सेसफुल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, ये भी आप लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 9th में, सोशलिज्म इन रशिया। पूरा रशिया के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो जब आप सोशलिज्म इन रशिया पढ़ेंगे या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वहाँ पर ये फिलॉसफी तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। कब, 1917 में। बाद में हमने लॉन्ग टर्म में देखा कि रशिया को भी चेंज करना पड़ा अपने आप को, पर ठीक है।
जो कुछ कांग्रेस लीडर थे जिनको ऐसा लग रहा था कि 1917 में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ है रशिया में सक्सेसफुल है। किस किस को लग रहा था? जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। वो भी कांग्रेस के लिए ऐसे ही प्रोग्राम चाहती थी कि वो कांग्रेस कुछ ऐसा करे जिससे सारे सोशल ग्रुप के लोग साथ में आए और ऐसा समझे कि ये काम मेरे लिए ही हो रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू चाहते थे कि जो कांग्रेस के प्रोग्राम है वो भी सोशलिस्ट गोल्स को अचीव करें, जैसे सोशल ऑपरेशन को ख़त्म कर दें, वर्कर्स और पीजेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करें। ये सारी बातें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में थी। अब जो लोग थे वो पीजेंट्स को एनकरेज कर रहे थे कि तुम भैया रेंट ही मत दो। वर्कर्स को बोल रहे थे तुम ज़्यादा पे मांगो, हायर वेजेस मांगो, और बोलो कि हमें अब इतना घंटे काम नहीं करना है, हमें थोड़ा कम घंटे काम करवाओ। किसान सभा ऑर्गेनाइज होने लगी। ठीक है, पीजेंट्स ने भी अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बन गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वो एस्टेब्लिश हो गई बॉम्बे में 1920 में, जो प्रोटेक्ट कर रही थी वर्कर्स राइट के लिए। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section.